नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लखनऊ दौरा है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से समर्थन मांगेंगे केजरीवाल। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह, राघव चड्ढा और आतिशी भी साथ मौजूद रहेंगी। कई राज्यों के सीएम और विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं केजरीवाल। अब राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं और इसी के चलते वो लखनऊ के दौरे पर हैं और इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और समर्थन जुटाने की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ। उनका कहना है कि केंद्र जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा खुद को क्या मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अध्यादेश लाया गया है। इसको लेकर लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सीधा ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुखिया। बड़ी उम्मीदों के साथ वो पहुंच रहे हैं। साइकिल का समर्थन उनको मिलेगा कि नहीं? देखिए, आपको बता दें इस वक्त हम सपा कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज केजरीवाल जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत को लेकर अखिलेश यादव जी की तरफ से होर्डिंग लगवाई गई हैं उनके स्वागत अभिनंदन में, जिसमें अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी लोग यानी कि समाजवादी पार्टी, उनके सभी पदाधिकारी वो तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आप आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहने वाले हैं, आतिशी मौजूद रहने वाली है, राघव चड्ढा भी साथ में आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमें काफ़ी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से और विपक्ष के नेताओं से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से आगे खुद को रखती है, तभी उसके बाद ये अध्यादेश लाया गया है जिसमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर ये अध्यादेश लाया गया, जिसके खिलाफ लगातार केजरीवाल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आज उसी के समर्थन मांगने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। और आपको बता दें आज 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल जो हैं लखनऊ पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी सपा कार्यालय में जो है मुलाकात होगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, जिसमें सपा की तरफ से भी तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं, विधायक और जो सपा के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव केजरीवाल जी का जो है समर्थन करते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से होप के साथ में वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका साथ लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहते हैं कि सबका साथ रहेगा तो मजबूती से आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं जितने भी मुद्दे हैं उन सबको लेकर। और आज की जो अगर राजनीतिक फायदे के हिसाब से देखा जाए तो कितना फायदा होगा अगर समर्थन किया जाता है और कितना नुकसान अगर समर्थन नहीं किया जाता है? तो इन चीजों का अगर राजनीतिक का रूप से आकलन किया जाए तो क्या हो रहा है? देखिए, अगर राजनीतिक रूप से आकलन किया जाए और अगर केजरीवाल को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, वो लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में अगर उनको समर्थन मिलता है सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जो है प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है कहीं ना कहीं विपक्षी ताकत देखने को मिल रही है। सारी पार्टियाँ जो हैं अपने मनमुटाव भुलाकर एक होते हुई नजर आ रही हैं, एक पाले में दिखाई दे रही हैं और सब मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना चाहती हैं। उसको लेकर भी तमाम रणनीतियां होंगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के साथ में जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके जो मुख्य चेहरे हैं, उनसे लगातार मुलाकात करते रहे हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी कुछ टाइम पहले मुलाकात की थी। बंगाल जाके ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केसीआर से भी मुलाकात कर रहे हैं, तेलंगाना
जाके तो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में मुलाकात, विपक्षी पार्टियों को एकजुट लेकर आना और एक साथ मिलकर जो है अपना पावर दिखाना कहीं ना कहीं कि बिल्कुल, विपक्ष देखिए जो है कोशिशें बहुत है और उम्मीदें भी बहुत है। आज क्या होता है ये महत्वपूर्ण रहेगा। स्कंदता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर। हर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा समाजवादी पार्टी का रथ। प्रशिक्षण शिविर के लिए जरिए 2024 के लिए सपा रणनीति तैयार कर रही है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है। तो हर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा समाजवादी पार्टी का रथ। क्योंकि प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 2024 के लिए, समाजवादी पार्टी भी ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रणनीति बना रही है। रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी करेगी लोगों को जागरूक। रथ यात्रा के जरिए बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास होगा। हर जिले में आयोजित किया जाएगा सपा का प्रशिक्षण शिविर। तो रथ यात्रा के जरिए बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदता बनी हुई हमारे साथ। स्कंदता, देखिए समाजवादी पार्टी भी अब 2024 के लिए सक्रिय है। प्रशिक्षण शिविर के जरिए अब क्या कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी की? किस तरीके से ज्यादा वोटरों को लुभाने का प्रयास होगा? क्या रणनीति? देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को अभी पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां और खास करके समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वहां से कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है कि अखिलेश यादव अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और लगातार वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपने प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। और प्रशिक्षण शिविर लगाने से उनका साफ संदेश है कि जो अपनी पार्टी है उसको मजबूत करना, ग्राउंड लेवल से पार्टी को मजबूत करना, बूथ स्तर पर जो है, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर लगेगा तो उसमें साफ तौर पर उनका मानना है कि जो बूथ कमेटी है उसको मजबूत किया जाएगा। वोटर लिस्ट में इस बार नगर निकाय चुनाव में बहुत समस्याएं देखने को मिली थी, कई लोगों के वोट गायब थे, तो उस पर भी इस बार अखिलेश यादव जो है वो काम कर रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज अगर कुछ कम हुआ है तो वोटर लिस्ट की वजह से हुआ है, तो उस पर ही प्रशिक्षण शिविर में खास ध्यान दिया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अखिलेश यादव जी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं और खास करके एक जो लखीमपुर में उन्होंने सबसे पहला अपना प्रशिक्षण शिविर लगाया था, जिसमें उन्होंने देखा कि 2 दिन के उन्होंने जो है लोक जागरण यात्रा निकाली और अखिलेश यादव ने खुद कहा कि उनका सीधा संदेश है कि सभी महिलाओं को, पुरुष को, भाइयों बहनों को, सबको साथ में लेते हुए सबको जोड़ना, यही इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि लोक जागरण यात्रा से सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर आगे बढ़ना है और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना है। उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर अब जो अगला लगाने वाले हैं अखिलेश यादव, वो सीतापुर के नैमिषारण्य में है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर की राह पर चलते हुए देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव चल रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो हमेशा से हिंदू थे और उसी को लेकर अब वो आगे प्रयास कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार कर रहे हैं कि किसी भी जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पछाड़ा जाए, कोई भी जो है कमी ना रहने पाए, उसको लेकर अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को एक्टिव मोड पर लगाया हुआ है कि जाएं और लगातार जिलों के दौरे करें, तो दौरे भी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अब ये जो रथ है जिसमें बैठकर, कल बस में बैठकर अखिलेश यादव ने जो है लोक जागरण यात्रा निकाली थी, वो जो है अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश यादव लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया था सभी लोकसभा क्षेत्रों से कि अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी कि हर लोकसभा क्षेत्र में जाएं और वहां का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, जो वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए हैं उसका एक ब्यौरा तैयार करें और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसका भी एक ब्यौरा तैयार करें। तो उस पर भी अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। हमेशा से नए प्रयोग करने के लिए अखिलेश यादव जानने जाते हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नई चीज देखने को मिल रही है इस बार कि वो सभी विपक्षी जो ताकत है वो भी इस बार एकजुटता से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ। तो कोशिश ये है कि जो भी अपने पार्टी के लिए स्कंदता, एमवाई फैक्टर तो समाजवादी पार्टी साधने का प्रयास करती ही है और इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व का भी एजेंडा अख्तियार किया गया है। कितना फायदा मिलता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका स्कंदता।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के मामले में ट्वीट किया है। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार पहलवानों की समस्या पर चर्चा को तैयार है। अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को लेकर ये बड़ा ट्वीट किया है और आमंत्रित किया है उनको बातचीत के लिए। सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पहलवान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट, जहां सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। तो हाल ही में महिला पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके स्वर थोड़े नरम हुए थे। अब इसके बाद अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है और इसके बाद एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये निमंत्रण जो है स्वीकार करते हैं कि नहीं पहलवान, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार महिला पहलवान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और इसके चलते धरना प्रदर्शन भी हुआ जंतर मंतर पर। और लगातार जो पहलवान हैं वो अपने आरोपों को लेकर अडिग रहे, जो आरोप उन्होंने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर लगाए थे। और इस बीच अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए पीयूष तिवारी। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है पहलवानों को कि चर्चा को तैयार है सरकार। आपके मुद्दे पर, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, उस पर बातचीत करने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो चुकी है। क्या जो पहलवान है वो ये आमंत्रण जो है स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, निश्चित रूप से पहली बार जब पहलवानों ने प्रदर्शन किया था तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत की और कई 2 से 3 दौरे की दौरान बातचीत हुई थी, 2 बार या 3 बार संभवतः। और इस बार भी अगर हम बात करें तो पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 चला। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में चूंकि संज्ञान पहले से ही केंद्र सरकार के पास था, कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, वो आए और बातचीत करें। तो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक तरीके से न्योता दिया है कि अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, वो चाहे पहलवान तो आकर चर्चा करें। हालांकि पहलवान भी अपनी जो रणनीति है वो लगातार उसमें बदलाव कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब देखना होगा। संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि संभवतः पहलवान एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर रणनीति में ये भी सोर्सेस बताते हैं कि शाम तक संभवतः मुलाकात भी ये पहलवान कर सकते हैं। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, विनेश फोगाट के गांव बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत। बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी, जहां महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी आएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत में कई बड़े अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है पहलवानों को चर्चा के लिए, उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है इस महापंचायत के जरिए। इस महापंचायत में विनेश फोगाट भी मौजूद रहेंगे, संगीता फोगाट भी इस महापंचायत का हिस्सा रहेंगी। तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रुख करें उनका। इससे पहले आपको बता दें कि ये महापंचायत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सांगवान खाप करेगी अगुवाई इस महापंचायत की, जहां महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी नजर आएंगी। और चर्चा यही होगी क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है महिला पहलवानों को कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। गंभीर आरोप हैं, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है इन आरोपों के चलते। और इस बीच ये महापंचायत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। महत्वपूर्ण यह बैठक है, कई बड़े मुद्दे भी इस बैठक में उठाए जाएंगे। समीक्षा बैठक है तो यकीनन जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। अफसरों को 11 बजे का वक्त निर्धारित है। 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक आज, और इस बैठक में सुबह 11 बजे अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी।
तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक आज रखी गई है और इस समीक्षा बैठक में सुबह 11 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ही ये बैठक होगी। तो गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और समीक्षा के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश होती है कि व्यवस्थाओं पर वो पैनी नजर रखते हैं और कहीं भी कोई खामी पाई जाती है तो उसको लेकर जरूर वो सुझाव भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं। जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लेने के लिए भी कहा जाता है और अफसर उसको लेकर सक्रिय हो जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश होते हैं उनको पालन करने में जुट जाते हैं और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ये खास बैठक होगी। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर यह बैठक रखी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी, आज समीक्षा बैठक है और किस तरीके से दिशा निर्देश देंगे सीएम योगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो कल ही यूपी कैबिनेट ने 22 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मोहर लगाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई चीजें नई लागू होने जा रही, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तबादला नीति को लेकर, उत्तर प्रदेश में बनने वाली सड़कों के डक्ट निर्माण को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो होटल्स हैं उनकी नियमावली को लेकर, तो बहुत सारे विषयों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी, जिसमें कहीं न कहीं बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। जो बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जिलों में चल रही हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट लेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादातर परियोजनाओं की जो निगरानी है वो खुद करते हैं, समय समय पर उसका स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं। तो इन बहुत सारे विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये समीक्षा बैठक है, जिसमें अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री आगे के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, इसके बहुत शुक्रिया। तो खास ये बैठक अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, यानी अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जरूरी दिशा निर्देश देंगे। फर्रुखाबाद से अब खबर, नामजद हत्यारोपी का वीडियो वायरल। 10 दिन पहले हुई हत्या मामले में तीसरे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने नामजद हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पुलिस की बाइक पर ले जाते हुए वीडियो वायरल किया। पुलिस नामजद आरोपी को घटना में संदिग्ध मान रही है। सीसीटीवी में कानपुर होने का हवाला दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। कई घंटों के बाद भी पुलिस अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गैसिंगपुर ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पुलिस की बाइक पर ले जाते हुए वीडियो वायरल किया। पुलिस नामजद आरोपी को घटना में संदिग्ध मान रही है। कई घंटों के बाद भी पुलिस अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वही कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गैसिंगपुर ग्राम का ये पूरा मामला है। तो कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गैसिंगपुर का ये पूरा मामला, नामजद हत्यारोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर में होने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। 10 दिन पहले हुई हत्या मामले में तीसरे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा है। तो ग्रामीणों ने नामजद हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है और इसी के साथ ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पुलिस की बाइक पर ले जाते हुए वीडियो वायरल किया है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण के खेल पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। आपके भरोसेमंद चैनल ने दिखाया था कि कैसे गेम के नाम पर मासूम बच्चों को बरगलाया जा रहा है और कैसे एक जैन परिवार का बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो गया। खबर के बाद अब यूपी सरकार के साथ ही गृह मंत्रालय भी हरकत में है। जाहिर है धर्मांतरण के ऑनलाइन गेम की परतें अभी और खुलेंगी, लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि क्या वाकई ये खेल सिर्फ गाजियाबाद तक ही सीमित है या इसकी जड़ें और ज्यादा गहरी हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर।
हरकत में गृह मंत्रालय और यूपी सरकार। धर्मांतरण के ऑनलाइन गेम पर कड़ा प्रहार। सिर्फ गेम खेलते खेलते कोई अपना धर्म बदल दे, सुनने में अजीब लगता है, मगर ये सच है, और एक ऐसा सच जिससे अब हर अभिभावक को सतर्क रहने की जरूरत है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण के गेम के खुलासे के बाद अब एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मांगी है। अल्पसंख्यक आयोग भी हरकत में है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है। जैन समाज के एक नाबालिग लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया। इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने भी चिंता जाहिर की है। आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। मामले में 12 जून तक रिपोर्ट तलब की है। सरकार की नाकामी हर चीज में नजर आ रही है। सरकार रेल हादसों को रोक नहीं पा रही है, महंगाई को रोक नहीं पा रही है, पेट्रोल के दामों को रोक नहीं पा रही है, देश की सुरक्षा के लिए भी सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है, सिर्फ अपना महिमा मंडन कर रही है। अगर ये ऑनलाइन गेमिंग का मामला है जो कि पाकिस्तान का, जिसमें जो है कनेक्शन निकल कर आ रहा है, उसमें धर्मांतरण का भी एंगल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये देश की सुरक्षा का मामला है। हो सकता हो कि वो कैसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसा, और बाद में उनका कुछ और ही करने का मूड हो या उनका कोई प्लान हो। तो सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? पाकिस्तान से एक ऑनलाइन गेम चलाया जा रहा है, सरकार के आईटी विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है, भारत से लोग उसमें लॉगिन हो रहे हैं। दरअसल पूरे मामले में पुलिस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए पुलिस ने ऑनलाइन ऐप्स को भी चिट्ठी लिखकर नाबालिगों का डाटा मांगा है। पुलिस की कोशिश उस नेटवर्क तक पहुंचने की है जो इस पूरे खेल का हिस्सा है। इसके लिए पुलिस ने गेमिंग कंपनी से भी जानकारी मांगी है। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। नन्नी ने पूछताछ में बताया है कि गिरोह का सरगना मुंबई के ठाणे का रहने वाला है, जिसका नाम बद्दो है। साफ है कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, नए नए तार भी जुड़ते जाएंगे, क्योंकि पहली नजर में ये मामला भले ही एक शहर से जुड़ा लगे, लेकिन जिस तरह से बच्चों को शिकार बनाया गया है, उससे इस गिरोह की खतरनाक मंशा स्पष्ट हो रही है। पुलिस इस मामले में टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच की कोशिश में है, ताकि ये साफ हो सके कि कहीं ये पूरा रैकेट किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां हरकत में हैं और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। लेकिन ये घटना सबक है उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों की डेली रूटीन पर नजर नहीं रखते। इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी सावधान रहिए कि ऐसे नेटवर्क के रडार पर कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। यारो क्रिक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।